बीए तृतीय वर्ष में सांख्य योग प्रश्न पत्र के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों के साथ में मैं पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में सांख्य की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इन वीडियोस को विद्यार्थी भली प्रकार देख रहे हैं और सांख्य के विषय में अपनी समझ को पुष्ट कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार ये आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि ये वीडियोस ही आपकी पठन पाठन का एक सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त आपको पीपीटीज, स्लाइड्स, नोट्स इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। आप उनका भी अध्ययन करते हैं। जो पुस्तकें आपको बताई और सुझाई गई हैं वहाँ आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सुनते रहिए। ये शायद सर्वाधिक उपयोगी हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं आपके अध्ययन की दृष्टि से। और यदि आपको, चाहे वो आपके पीपीटीज हों, चाहे वो आपकी स्लाइड्स हों, चाहे वो किसी और प्रकार की सामग्री हो, और यहाँ तक कि ये वीडियो स्वयं हो, आपको कहीं पर भी कुछ जिज्ञासा, कुछ समस्या होती है तो आप मुझसे संवाद करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। ये आपका अधिकार है। आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का, यहाँ तक कि आपकी टिप्पणियों का मैं सदैव स्वागत करूँगा। आप जितना चाहें मुझसे चर्चा करें, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझसे चर्चा अवश्य करें। एक थोड़ी सी खेदजनक बात ये भी है कि मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी रुचि जिस सीमा तक उनको लेनी चाहिए या जितना उनको ज़्यादा सजग होना चाहिए संभवतया, वो उतने सजग इन वीडियोस को लेकर के, उतने उत्साही इन वीडियोस को लेकर के नहीं हैं। मैं आपके हित में ये बात एक बार फिर कहता हूँ कि आप इनमें रुचि लीजिए, आप इन्हें देखिए, आप इनके माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। और कोई समस्या हो तो अपने विषय के शिक्षकों से, जैसे कि सांख्य योग में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझसे सांख्य योग के विषय में खास तौर से चर्चा कर सकते हैं। हम हमारे विषय की ओर लौटते हैं। देखिए, प्रमाणों की बात उठी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, और 3 प्रकार के प्रमाण हमने स्वीकार किए। और फिर हमने ये कहा कि सांख्य दर्शन के अनुसार समस्त ज्ञान वृत्ति ज्ञान है। इंद्रियों की बात हमने की थी। पंच ज्ञान इंद्रियों के बारे में हमने पहले जाना था, जब हम प्रकृति से सृष्टि के सर्ग की बात कर रहे थे, तो हमने इंद्रियों के विषय में चर्चा की थी। इंद्रियों से संवेदन प्राप्त होते हैं, मनस के द्वारा उनका एक प्रकार से संश्लेषण होता है, और फिर वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। और क्योंकि बुद्धि बड़ी निर्मल होती है, वो सत्व की प्रधानता से निर्मित है, तो उसमें एक प्रतिबिंब पड़ता है। किसका प्रतिबिंब होता है? पुरुष की चेतना का प्रतिबिंब उसके अंदर होता है। ये प्रतिबिंब के विषय में सांख्य दर्शन में हमको कोई बहुत कठिनाई नहीं आती, लेकिन फिर भी 2 प्रकार के मत इस प्रतिबिंब को लेकर के बड़े जिसको कहना चाहिए कि अपने आप में प्रखर हैं। और इन 2 डोमिनेंट मतों को पहले हमको जान लेना चाहिए। यद्यपि उससे वृत्ति ज्ञान पर अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस प्रतिबिंब की प्रक्रिया को लेकर के, इस प्रतिबिंब के स्वरूप को लेकर के दार्शनिकों में कुछ मतांतर भी है। सांख्य तत्व कौमुदी के विषय में मैंने आपसे पहले चर्चा की थी। सांख्य तत्व कौमुदी में क्या कहा गया? इसमें एक सिंगल रिफ्लेक्शन थ्योरी की बात है। एक ही प्रकार का प्रतिबिंब होता है। द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ इन द इंटेलेक्ट ड्यू टू द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ सत्व इन द लेटर, यानी कि बुद्धि में, is as explained above is held by वाचस्पति मिश्र। अभी तक जिस प्रकार के प्रतिबिंब की चर्चा सांख्य दर्शन में ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर की गई,
यह मत सांख्य तत्व कौमुदी का मत है या उसके रचयिता वाचस्पति मिश्र का मत है कि केवल पुरुष का या चेतना का प्रतिबिंब बुद्धि की निर्मलता के कारण, बुद्धि की शुद्धत्व के कारण, उसके अंदर सत्व की प्रधानता के कारण चेतना का प्रतिबिंब बुद्धि में होता है और इसी प्रतिबिंबीकरण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वृत्तियां वहां पर पहले से ही उपस्थित होती हैं। तो वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला तत्व कौन सा है? वह प्रतिबिंब जो बुद्धि में पुरुष की चेतना का होता है। इसके विपरीत एक डबल रिफ्लेक्शन थियरी, जिसको सांख्य प्रवचन भाष्य में जिस सिद्धांत को स्वीकार किया गया, यह विज्ञान भिक्षु का सिद्धांत है। एक अन्य महान दार्शनिक हुए विज्ञान भिक्षु, हम ये देखेंगे कि फिर आगे जाकर के बौद्ध मत में भी, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन एक बड़े लॉजिशियन भी हुए और बड़े दार्शनिक हुए विज्ञान भिक्षु, वो क्या मानते हैं? विज्ञान भिक्षु हाउ होल्ड्स दैट द सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट एंड माइंड जनरेट अ वृत्ति इन द इंटेलेक्ट। बुद्धि में जो इंद्रिय और मनस का संपर्क होता है वह बुद्धि में एक वृत्ति का निर्माण करता है, विच इज इल्यूमिन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ। और बुद्धि आलोकित होती है, प्रकाशित होती है पुरुष के प्रतिबिंब से। यहां तक की बात तो हमने ये देखा कि वाचस्पति मिश्र ने भी मानी। इसके अतिरिक्त फिर आगे जाकर के विज्ञान भिक्षु क्या कह रहे हैं? फर्दर देयर इज ऑल्सो अ reciprocal reflection of the illumined vritti of the intellect in the self। यहां पर एक अलग बात क्या कही जा रही है कि देखिए, ज्ञान की उत्पत्ति में केवल ऐसा नहीं होता है जो कि अंतःकरण में वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं इंद्रिय संवेदनों और मनस की क्रिया के द्वारा, यानी कि इंद्रिय संवेदनों से तो इंद्रिय संवेदन तो मैसेजेस लाते हैं, इनपुट लाते हैं, मनस की क्रिया से वृत्ति का निर्माण होता है और वह वृत्ति प्रकाशित होती है बुद्धि में पड़ने वाले चेतना के प्रतिबिंब से। यहां तक तो बात मानी। इसके आगे यह क्या कह रहे हैं कि यही आलोकित वृत्ति का प्रतिबिंब फिर पुरुष में भी पड़ता है। और ये दूसरा रिफ्लेक्शन हमको क्यों मानना पड़ेगा? विज्ञान भिक्षु का तर्क है, दिस अलोन एक्सप्लेन्स द प्लेजर पेन एक्सपीरियंस ऑफ द पुरुष। यदि आप ऐसा नहीं मानेंगे कि पुरुष में भी प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि की, इंटेलेक्ट की वृत्ति का, तब तक आप पुरुष के सुख और दुख, उसके अनुभवों को एक्सप्लेन, उनकी व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। तो एक रिफ्लेक्शन बुद्धि में पड़ना चेतना का, और दूसरा आत्मा में या पुरुष में रिफ्लेक्शन पड़ना वृत्ति का, उस आलोकित वृत्ति का, ये दो प्रकार के रिफ्लेक्शंस को मानने की वजह से इसको हम डबल रिफ्लेक्शन थियरी कहते हैं। वेदव्यास ने आगे जाकर के योग सूत्र के भाष्य में इसी विज्ञान भिक्षु को के सिद्धांत को, यानी कि डबल रिफ्लेक्शन थ्योरी को स्वीकार किया है। हम बात करना चाह रहे थे 3 प्रमाणों की। मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में आपसे चर्चा करना प्रारंभ करूंगा। तो पहला जो प्रमाण स्वीकार किया गया सांख्य दर्शन के अनुसार वह है प्रत्यक्ष, जिसको अंग्रेजी में हम परसेप्शन कहते हैं। तो परसेप्शन इज द डायरेक्ट कॉग्निशन, साक्षात प्रतीति है, साक्षात अनुभूति है। प्रत्यक्ष साक्षात अनुभूति है। किसकी साक्षात अनुभूति है? विषय की साक्षात अनुभूति है, जो कि इंद्रिय और विषय के संयोग के द्वारा उत्पन्न होती है। जब इंद्रिय विषय के संपर्क में आती हैं, जब इंद्रियों का विषय से संयोग होता है, तब जो साक्षात अनुभूति उत्पन्न होती है, यानी कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और यह ज्ञान किस प्रकृति का? जब हम साक्षात अनुभूति कह रहे हैं तो यह ज्ञान कैसा हुआ? अनुभूति रूप ज्ञान है, अनुभव रूप का ज्ञान है। थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द सेंसेस
बुद्धि और द इंटेलेक्ट बिकम्स मॉडिफाइड। इंद्रियों की क्रिया के कारण बुद्धि में वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जिसका अर्थ हुआ कि बुद्धि विषय का रूप ले लेती है। बुद्धि विषय बन जाती है ऐसा नहीं है ना। इमेजेस हम ये देखेंगे कि आगे जाकर के जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, आज कभी आप वेस्टर्न फिलॉसफी को आगे पढ़ेंगे, तो जब लॉक में हमने ये देखा था कि हमारी चेतना, माइंड का मेंटल मॉडिफिकेशन, इसको चित्त की वृत्ति मेंटल मॉडिफिकेशन कहते हैं। द माइंड इज मॉडिफाइड एज पर द इनपुट गिवन बाय द सेंसेस इनटू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट द सेंसेशंस रिप्रेजेंट, या दैट द सेंसेशंस ब्रिंग टू द माइंड। तो बुद्धि को जिस प्रकार के संवेदन प्राप्त होते हैं, बुद्धि उसी प्रकार के विषय का रूप ले लेती है। इसी को हम वृत्ति कहते हैं। Since the intellect is by nature जड़, बुद्धि कैसी है? बुद्धि तो प्रकृति का उत्पाद है, प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली समस्त चीजें जड़ हैं, तो बुद्धि भी कैसी है? जड़ है। वैसे जब हम बालकों को पढ़ाते हैं छोटी कक्षाओं में, तो हम कहते हैं कैसा जड़ बुद्धि है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि कोई कितना भी बुद्धिमान हो, यदि हम सांख्य के अनुसार बात करें, वो कितना भी बुद्धिमान हो, बुद्धि तो स्वरूपतः कैसी है? जड़ ही है। खैर, ये एक मजाक की बात हुई। सिंस द इंटेलेक्ट इज बाय नेचर जड़, बुद्धि स्वरूपतः जड़ है, तो यह विषय को अपने आप जान नहीं सकती। वृत्ति रूप में तो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन वृत्ति रूप में परिवर्तित हो जाना ज्ञान का हो जाना नहीं है। चेतना के अभाव में ज्ञान की बात सार्थक बात नहीं है। जब तक जड़ का संपर्क चेतन से नहीं होगा, कम से कम ज्ञान की बात नहीं की जा सकती। हाउएवर, यद्यपि ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सत्व की प्रधानता के कारण, इट लाइक अ फाइन मिरर, यह एक बहुत ही उत्तम दर्पण के रूप में इज केपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द पुरुष। बुद्धि, क्योंकि सत्व की इसके अंदर प्रधानता है, यह बहुत ही श्रेष्ठ किस्म के दर्पण के रूप में पुरुष की चेतना को प्रतिबिंबित करने के योग्य है। प्रतिबिंबित करने में यह सफल हो जाती है। और जब पुरुष की चेतना का प्रतिबिंब उन वृत्तियों को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, जिनका के रूप, जो वृत्तियां सेंसेशंस के, जो सेंस ऑर्गन से, इंद्रिय से जो सेंसेशंस आए थे, जो विषय की वृत्तियां ली थी, वो विषय की वृत्तियां जब पुरुष की चेतना से प्रकाशित हो जाती हैं, तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विद दिस रिफ्लेक्शन द अनकॉन्शियस मॉडिफिकेशंस ऑफ द बुद्धि, इस रिफ्लेक्शन के कारण, इस प्रतिबिंब के कारण बुद्धि की जड़ वृत्तियां इल्यूमिन्ड इनटू अ स्टेट ऑफ परसेप्शन, अपने आप में ज्ञान बन जाती हैं, अनुभविक ज्ञान बन जाती हैं। बुद्धि अपने आप में जड़ है, चाहे कितनी भी श्रेष्ठ किस्म की वृत्तियों का निर्माण यहां हो जाए, ये ज्ञान नहीं बन सकती। लेकिन क्योंकि बुद्धि अपने आप में इतनी निर्मल और इतनी श्रेष्ठ है कि वह पुरुष की चेतना को प्रतिबिंबित कर पाने में हमेशा सफल रहती है, तो उस प्रतिबिंब के कारण वह जो प्रकाश इसको प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त होता है, उस प्रकाश में आलोकित वृत्तियां एक अनुभविक ज्ञान, एक परसेप्शन बन जाती हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष से जो वृत्तियां बनती हैं, इंद्रिय प्रदत्तों के आधार पर, इंद्रिय संवेदनों के आधार पर अंतःकरण वृत्ति रूप लेता है, और वो वृत्ति क्योंकि पुरुष की चेतना के प्रतिबिंब से आलोकित हो जाता है, तो एक तरफ तो चेतना का प्रकाश है, दूसरी तरफ जड़ पदार्थ की वृत्तियां हैं, ये दोनों मिलकर के ज्ञान का निर्माण, अनुभविक ज्ञान का निर्माण कर देती है। प्रत्यक्ष के विषय में महत्वपूर्ण बात इसके अलावा जो जानने योग्य है, और ऐसा प्राय सभी दर्शनों ने माना है कि प्रत्यक्ष के दो प्रकार, और आप प्रकार ना भी कहें तो हम ये कहें कि कम से कम दो स्तर अवश्य होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। इनडिटर्मिनेट, जहां पर कोई डिटर्मिनेशन, कोई निर्णय नहीं होता,
जहां पर आप निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कह सकते और यह भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है, अनुभूति होती है, लेकिन वो क्या है, कैसी है, किस प्रकार की है, उसके विषय में आप कोई वचन का निर्माण नहीं कर सकते, आप कैटेगोरिकली उसके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। इसको हम इनडिटर्मिनेट या निर्विकल्पक कहते हैं। और जहां पर आप उसके विषय में पूर्ण निश्चय के आधार पर, पूर्ण विश्वास से कुछ कह सकें, उसे हम सविकल्पक कहते हैं। निर्विकल्पक और द इनडिटर्मिनेट काइंड ऑफ परसेप्शन इज antecedent to all mental analysis and synthesis of sense data। जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है वह पूर्वगामी है। किसका पूर्वगामी है? समस्त संश्लेषण और विश्लेषण का। किसका संश्लेषण और विश्लेषण? जो संवेदन हमें इंद्रियों से प्राप्त हुए हैं, मनस के सम्मुख जब वो प्रस्तुत होते हैं तो मनस की क्रिया से वह उनका संश्लेषण होता है, उनका विश्लेषण होता है। लेकिन संश्लेषण और विश्लेषण से पूर्व की जो स्थिति है, जहां पर केवल इंद्रिय संवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन उनके ऊपर कोई दूसरी क्रिया नहीं हुई, उनको व्यवस्थित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति को हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। और क्योंकि यह संश्लेषण और विश्लेषण से पूर्व की स्थिति है, इसलिए हम इसको एंटीसीडेंट यानी कि पूर्वगामी भी कहते हैं। It is unverbalized as in case of experience of infants। इसके बारे में हम कोई कथन नहीं कर सकते, इसका कोई वचन नहीं कर सकते। देखिए, ये निर्वचन शब्द वैसे वेदांत दर्शन में और अद्वैत वेदांत की खास, जिसको हम कहते हैं कि उसने मोनोपोलाइज किया है, उसका एक अधिकार है एक तरीके से। लेकिन जब हम ये कहें कि हम किसी वचन करने की स्थिति में नहीं रहते, हम कोई कथन उसके विषय में नहीं दे पाने की स्थिति में होते हैं, ऐसी अवस्था होती है हमारे उस प्रत्यक्ष की। हम इसको इसलिए केवल क्योंकि यह हमको अनुभूत होता है, हम इसको, इसके अंदर कोई हमारा विश्लेषण, कोई हमारा अभी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ होता, कोरबोरेशन नहीं हुआ होता, कोई इसका हमारा सिंथेसिस नहीं हुआ था, विश्लेषण नहीं हुआ होता, हम इसलिए इसको आलोचन कहते हैं। लोचन शब्द जैसे नेत्र से जुड़ा हुआ है, देखने से जुड़ा हुआ है, तो केवल हमको एक प्राइमरी इंटरफेस हुआ है। प्राइमरी इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? एक हम संपर्क की बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो संपर्क के स्वरूप की बात हम अभी तक नहीं कर सकते। तो हम विषयों के, बुद्धि हमारी विषय के संपर्क में आई है, क्या विषय है, किस प्रकार का प्रभाव है, यह बात कर पाना अभी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की स्थिति तक संभव नहीं होता। इसके उपरांत जो सविकल्प प्रत्यक्ष की स्थिति है वह क्या है? सविकल्पक और द डिटर्मिनेट इज द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इंटरप्रिटेशन, निरूपण ऑफ द सेंस डेटा बाय माइंड। जो सविकल्पक प्रत्यक्ष है वह परिणाम है, वह उत्पन्न होता है कब? जब मनस द्वारा इंद्रिय संवेदनों का विश्लेषण, संश्लेषण और व्याख्या कर ली जाती है, उन्हें व्यवस्थित कर लिया जाता है। देखिए, इंद्रियां विषय के संपर्क में आई, बुद्धि के अंदर वृत्ति उत्पन्न हुई, लेकिन मनस ने अभी तक अपनी क्रिया पूर्ण नहीं की है। मनस की क्रिया क्या है? एक कोरबोरेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, ज्ञान का व्यवस्थीकरण है। जब तक मानस ने यह नहीं किया है तब तक स्थिति निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की है, जहां पर निश्चय पूर्वक कुछ भी कह पाना हमारे अनुभव के विषय में संभव नहीं है। और जब मनस ने ये सारी की सारी क्रियाएं कर ली हैं, संश्लेषण, विश्लेषण, व्यवस्थापन, ज्ञान का व्यवस्थीकरण, ये सारी की सारी चीजें जब मनस ने कर ली हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारा प्रत्यक्ष ग्रेजुएट कर जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है। किस रूप में? सविकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में जहां केवल आलोचन है, वहां सविकल्पक प्रत्यक्ष की स्थिति में निरूपण है। इट इज कॉल्ड विवेचन। आलोचन हुआ और आलोचन के बाद में उसकी विवेचना हो गई, तो हम इसको विवेचन कहेंगे। विवेचन का अर्थ एक तरीके से जजमेंट, कथनीयता, जहां पर आप इसके विषय में कोई विश्वास पूर्वक सार्थक कथन कर सकें। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द सब्जेक्ट प्रेडिकेट फॉर्म।
इसमें क्योंकि हमने इसको जजमेंट कहा, इसको हमने विवेचन कहा, इसको हमने कथन कहा, तो कथन कहने का मतलब क्या, और कोई निश्चित अर्थ से युक्त कथन कहा, तो इसमें एक उद्देश्य विधेय का संबंध बन जाता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन, यहां सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, एक संबंध बन जाता है। हम किसी उद्देश्य के विषय में किसी विधेय को जोड़ सकते हैं निश्चय पूर्वक। गायें दुधारू हैं, घास हरी है, अश्व ऊर्जावान हैं। मैं निश्चय पूर्वक किसी उद्देश्य के साथ किसी विधेय को जोड़ सकता हूं, जबकि निर्विकल्पक की स्थिति में मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उद्देश्य और विधेय के रूप में किसी वाक्य का निर्माण वहां निश्चय पूर्वक नहीं कर सकता। तो प्रत्यक्ष के दो रूप भी क्या कहेंगे, बल्कि कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष के दो स्तर हैं, और प्रत्येक सविकल्पक प्रत्यक्ष से पूर्व एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। जब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की स्थिति पर मनस अपनी संश्लेषण, विश्लेषण और कॉरबोरेशन की क्रिया को पूरा कर लेता है, तो वही प्रत्यक्ष पूर्ण व्यवस्थित रूप में, पूर्ण परिष्कृत रूप में हमारे ज्ञान का हिस्सा बन जाता है और निर्विकल्पक से सविकल्पक प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो जाता है। आने वाले वीडियो में हम अनुमान और शब्द पर चर्चा करेंगे।